हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाम। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में आज एक नई कहानी लेकर के। आपको जानकारी है कि जैसे ही एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे मैं आपको नए नए अपने स्टूडेंट्स से मिलवा रहा हूँ जिन्होंने अलग अलग एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आज मैं एक स्पेशल स्टूडेंट से आपको मिलवाने वाला हूँ। आज मैं जिन स्टूडेंट से आपको मिलवाने वाला हूँ इनका नाम है त्रिशांत। इनकी जर्नी के बारे में खुद इनसे सुनेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया बताता हूँ इनके बारे में। इन्होंने अभी रिसेंटली जो गेट का एग्जामिनेशन हुआ था, गेट बायोटेक्नोलॉजी और गेट एक्सेल, उसमें दोनों में ही कमाल की सफलता पाई है। गेट बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 19 रैंक, गेट लाइफ साइंस की बात करूं तो इनकी 34 रैंक है, आईआईटी जैम की बात करूं तो इनकी 29 रैंक है। और मैं बहुत श्योर हूं कि आगे आने वाले जो सीयूईटी का जो एग्जाम इन्होंने दिया था उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलेगी और आगे गैट का एग्जाम है इसमें भी सफलता मिलेगी। लेकिन आज मुझे इनको बुलाने का, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने का एकमात्र रीजन ये है ताकि जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के हैं, जी हाँ आपने सही सुना, बीएससी के स्टूडेंट, क्योंकि ये त्रिशांत जो है वो बीएससी के स्टूडेंट हैं। और बीएससी के स्टूडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने गेट के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी सफलता हासिल की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हम तो बीएससी बैकग्राउंड के हैं, टेक्नोलॉजी का उतना आइडिया नहीं है, मैथ्स का उतना आइडिया नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप आज इंस्पिरेशन लें त्रिशांत से और सीखें कि उन्होंने इतने सारे चैलेंजेस के साथ कैसे लड़ाई की और कैसे आज इतनी सफलता पाई है। तो मैं बिना देर किए हुए बुलाना चाहता हूँ त्रिशांत को। त्रिशांत, आप प्लीज हमारे साथ आइए और हमसे कुछ बातें करिए। Hello, sir. थैंक My यू name सो is मच Trishan Nida. त्रिशांत, एक मिनट। थैंक यू सो मच त्रिशांत, आपने इतना समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए। त्रिशांत इस समय बाकी सारी काउंसलिंग प्रोसेसेस में लगे हुए हैं, अप्लाई कर रहे हैं जगह जगह पे, और इसके बावजूद वो उन्होंने समय निकाला कि स्टूडेंट से बात कर सके, उनसे मिल करके उनसे चीजें, अपनी तैयारी के बारे में डिस्कस कर सके। थैंक यू सो मच त्रिशांत, आप हमारे बीच में आए। थोड़ा सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की, आपकी पढ़ाई कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो सर, माय नेम इज त्रिशान निंदा। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं एक बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ ऑफ मिदनापुर कॉलेज जूलॉजी। और मेरी शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि आई एम फ्रॉम कोविड बैच, फ्रॉम ओके 2020 बैच। क्लास ओके 12 मैंने 2020 में दिया था और उस ओके। समय बहुत ही खराब समय चल रहा था हमारे स्टडीज और एकेडमिक्स लेवल में। तो जी आई केम अ लॉन्ग निशांत, वे। आपकी आपकी परफॉर्मेंस देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप कोविड बैच के हैं। बहुत कमाल की सफलता आपने पाई। पहले तो मुझे ये जानना चाहता हूँ कि आपको इन एग्जामिनेशंस के बारे में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप बीएससी के छात्र हैं, आपको इन एग्जामिनेशंस के बारे में, खासकर गेट के एग्जामिनेशन के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला? क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो बीटेक के होते हैं वो ये एग्जाम देते हैं। हाँ सर, गेट शायद हमारे बीएससी के लिए अवेलेबल भी नहीं था। ओनली लास्ट ईयर इट वाज मेड अवेलेबल टू अस। सो मेरे कुछ सीनियर्स थे जो इस एग्जाम को दिए थे और उनका भी बहुत अच्छा रैंक आया था, शायद टॉप 100 या टॉप 200 के बीच में, दोनों एग्जाम में, गेट बायोटेक और गेट लाइफ साइंस। तो उसमें उसी से मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसी से हुआ था। और ओके जैम तो सभी बीएससी स्टूडेंट्स देते ही हैं। ओके ओके। ये तो बहुत अच्छा बताया आपने कि जब भी सीनियर्स का गाइडेंस रहता है तो स्टूडेंट्स जनरली अच्छा करते हैं। जैसे कि दिशांत बता भी रहे हो कि उनके सीनियर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था गेट बायोटेक्नोलॉजी में, और उन्होंने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे शेयर किया कि पिछले साल से ही जो गेट के एग्जामिनेशन में बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पहले से एलिजिबल नहीं थे, रिसेंटली उनको इंड्यूस किया गया है गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन को देने के लिए। प्रशांत, आपने इतनी बढ़िया रैंक अलग अलग एग्जामिनेशंस में आपकी आई है, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी तैयारी कैसे आपने की थी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी एग्जामिनेशन को लेकर के? जैसे गेट के बारे में ही अगर मैं आपसे पूछूं, गेट बायोटेक्नोलॉजी में तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा 80% क्रेडिट जाता है मेरे कॉलेज के नोट्स और कॉलेज के प्रोफेसर्स को, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया उनसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन बायोलॉजी में आए थे। तो मेरा बायोलॉजी पार्ट तो मेरा कॉलेज संभाल लिया पूरे तरह से, हम्म, लेकिन मेरा जो मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा था, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स मेरे उतने अच्छे भी नहीं थे, क्योंकि आई एम फ्रॉम द 2020 बैच। प्लस मैंने नीट भी नहीं दिया था तो मेरा प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं था।
तो मैंने वेरियस सोर्सेस से स्पेशली एनपीटीईएल के हेल्प से ये सारे जो टॉपिक्स है वो कवर किए थे, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो करंट रिसर्च के ऊपर नॉलेज है, या बायोटेक रिलेटेड मैथ्स या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो टॉपिक्स है, उसको भी मैंने ऑनलाइन कई और सोर्सेस से पढ़ा था। ओके, ओके। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम लिया नेपटेल का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बीएससी बैकग्राउंड के होते हैं उनको इंजीनियरिंग की फील्ड का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो त्रिशांत ने एनपीटीईएल का इस्तेमाल किया था। नेपटेल एक बहुत अच्छा सोर्स है जहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग आईआईटीज के प्रोफेसर्स अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर्स देते हैं। तो उन लेक्चर्स को अगर आप सुनेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा अपने एग्जाम्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट त्रिशांत ने बताया। त्रिशांत, आपने एक्सेल का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है। मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल मन में रहता है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का तैयारी कर रहा है वो लाइफ साइंस के एग्जाम कैसे दे पाएगा, या जो बायोटेक गेट बायोटेक का तैयारी करता है वो जैम का एग्जाम कैसे दे पाएगा। आपके हिसाब से कितना सिलेबस अलग रहता है इन तीनों एग्जाम का, या कोई बच्चा एक एग्जाम का अगर तैयारी कर रहा है तो क्या सारे एग्जाम में अच्छा कर सकता है? सर कुछ पार्ट रहते हैं जो सारे एग्जाम्स में सिमिलर होते हैं। आप गेट ले लीजिए, जैम ले लीजिए, टीआईएफआर ले लीजिए, सीयूटी ले लीजिए, हर एक एग्जाम में ये जो बायोलॉजी का पार्ट है वो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम होता है। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, वो सारे जो बेसिक पार्ट है बायोलॉजी स्टूडेंट को, जो हर एक बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ने पड़ते हैं, वो हर एक एग्जाम में सेम होते हैं। तो आपका 50% या 40% कवर्ड हो गया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो हर एक एग्जाम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अब बीटी के लिए आप बायो प्रोसेस पकड़ लीजिए, फिर या एक्सेल के लिए केमिस्ट्री पकड़ लीजिए, तो वो सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके। और जैम के लिए क्या स्पेसिफिक मोटिव रहता है त्रिशांत? जैम के लिए क्या अलग रहता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा ये बताइए। तो जैम में फिजिक्स के अलग से क्वेश्चन आते हैं, उतने टफ तो नहीं आते, मेरे टाइम में तो नहीं आया, लेकिन पहले जो आते जैम्स के पेपर थे उसमें फिजिक्स का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टफ आता था। तो इस टाइम उतना फिजिक्स का नहीं आया। उसके अलावा बॉटनी का जो पार्ट है वो हम बीएससी जूलॉजी स्टूडेंट्स लोग नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा से पढ़ना पड़ा था थोड़ा बहुत। ओके। तो अदर देन दैट एवरीथिंग वाज वेरी बेसिक लेवल। अच्छा त्रिशांत, जो एक्सेल का एग्जाम था उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट, केमिस्ट्री तो आपका कंपलसरी ही है, बाकी दो सब्जेक्ट्स कौन से आपने चुनाव किया था? तो मेरा जूलॉजी तो डिग्री है, तो मैंने जूलॉजी ऑफ कोर्स चूज किया, और मैंने बायोकेमिस्ट्री चूज किया था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हम सभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छा डिटेल में त्रिशांत, पढ़ते मैंने बहुत बार स्टूडेंट से सुना है कि वो पढ़ करके कुछ और जाते हैं और उसके बाद पेपर देखते हैं तो उनको कोई और सब्जेक्ट अच्छा लग जाता है, वो कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा था कि आपने सीधे बायोकेमिस्ट्री और zoology ही लेकर के चले गए? हैं। हाँ, तो गेट लाइफ साइंस में एक पार्ट आता है कि आपका ऑलमोस्ट 10 मार्क्स या 15 मार्क्स का एनएटी टाइप क्वेश्चन रहता है। तो एनएटी में जूलॉजी में ज्यादा मतलब आपका स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जैसे आपका बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके जूलॉजी में आ जाते हैं, ऐसा बात होता है। तो उसमें मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं अगर जूलॉजी अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो, और मुझे बायोकेमिस्ट्री करना चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं माइक्रोबायोलॉजी में भी इंटरेस्ट था और मैंने पढ़ा भी था। लेकिन मैंने देखा ओवरऑल मेरा बायोकेमिस्ट्री में ही ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसी को मैंने अटेम्प्ट किया। वो आपको डिसीजन वही लेना है, और आपको मतलब आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, जो ये टॉपिक मैंने पढ़ा है वही मैंने अटेम्प्ट करना है, इसीलिए। ओके, ओके। बहुत बढ़िया आपने बताया है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और फिर वहीं पे डिसाइड करना चाहिए क्वेश्चन पेपर को देख करके कि मुझे क्या तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ना है। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है, अभी मैंने कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चैलेंजेस बहुत आते हैं और लास्ट लास्ट तक जाते जाते तैयारी के समय में लगने लगता है कि अब शायद मेरा नहीं होगा, या मोटिवेशन लूज होने लगता है। क्या आपके साथ भी त्रिशांत ऐसा था? आपको भी ऐसा कभी किसी समय लगा कि यार मेरा नहीं हो पाएगा शायद? होगा ही सर, वही तो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब
क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिए थे, मैंने नीट या जेई जैसे कोई एग्जाम नहीं दिए थे, तो मेरा वैसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का। लेकिन मैंने वही एनपीटीईएल एग्जाम्स एक दो दिए थे, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। तो उसके अलावा मेरा जो कॉन्फिडेंस है नॉर्मली मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स और टीचर्स से ही मिला है। उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया शायद और किसी ने नहीं, तो उनसे ही मैक्सिमम मेरा कॉन्फिडेंस आया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं जो जो लोग आपके साथ जुड़े रहे और आपको हेल्प करते रहे। मुझे एक चीज और बताइए कि रिवीजन का कितना महत्व होता है। मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो नए नए टॉपिक्स तो जरूर पढ़ते चले जाते हैं, बट लास्ट लास्ट का रिवीजन जो होता है उसको छोड़ते चले जाते हैं। आपने रिवीजन करने का क्या स्ट्रेटेजी यूज की? तो सबसे बेस्ट टेक्निक होगा आपका कि आप नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाते रहें, एक कॉपी तैयार कीजिए जो एक सब्जेक्ट के लिए आप फिक्स रखेंगे। उसी सब्जेक्ट का उसी कॉपी में रहना चाहिए आपका हर चीज़। और ऐसा बनाइए कि आप अगर कॉपी को खोलें तो आप एग्ज़ैक्टली जानते होंगे कि कौन से पेज में कौन-सा मतलब टॉपिक आपने लिखा है। तो आप जस्ट टर्न करते आइए पेजेस को, एक बार देख लीजिए, तो उससे आपका मतलब रिवीजन होते जाएगा। तो नोट्स बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और लास्ट मिनट रिवीजन में आपका एक सीरीज़ है भूला सीरीज़ शायद। यस। हाँ, हाँ। वो बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम पे आपने बता दिया है बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। यस यस। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए कि आपने मतलब टॉपिक वाइज रिवीजन किया था, जैसे कि आज मैंने बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के बाद क्या आपने पूरा बायोकेमिस्ट्री का रिवीजन करते थे, या उठाया टॉपिक की, या चलिए मैं रामाचंद्रन प्लॉट रिवाइज कर लेता हूँ, या मैं आज चल करके टाइट्रेशन रिवाइज कर लेता हूँ, इस तरीके का आपने सोचा था? तो हर एक टॉपिक को उठा के पढ़ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक सब्जेक्ट के लिए आप 1 दिन या 2 दिन ही मैक्स स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि उतना टाइम होता नहीं है। अ, फिर से आपको अपने नोटबुक में ही डिपेंड होना पड़ेगा। अपने आपके जो नोट्स मैंने अपने कॉलेज टाइम में बनाए हैं या फिर कोई वीडियोज़ देख के बनाए हैं, आपको उसी पे डिपेंड करना पड़ेगा और उसी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है उसी में है। और आप उसको अच्छे से पढ़िए, आप उसको जो कॉन्सेप्ट्स है उसको याद रखिए, दिमाग में रखिए, जो-जो मतलब निमोनिक्स हो गया या कोई भी छोटा जो टेबल हो गया या फिर लिस्ट होते हैं ना, जैसे हार्मोन्स के लिस्ट हो गए या फिर एंजाइम के लिस्ट हो गए, वो सब लिस्ट आप देख लीजिए। उससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा लास्ट ओके मिनट रिवीजन के लिए। ओके। तो शांत, आपने बताया था कि जैसे आप हमारे यूट्यूब को फॉलो करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपने देखी, कैसे आपको मदद मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो आपका जो यूट्यूब चैनल है मुझे फर्स्ट शायद 2023 के मतलब एकदम एंड के टाइम में पता चला था, बिकॉज़ आई वाज़ लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एक्चुअली। हम्म, क्योंकि बीएससी लेवल में इंटर्नशिप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हमें कम्पीट करना है बाकी सारे बायोलॉजी कोर्सेज़ से। और हमें एक एक्सपीरियंस मिलने से हमारा सीवी बहुत अच्छा और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उसके लिए आपका चैनल फ़ॉलो करता था। उसके अलावा आपका चैनल में बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में हर एक एग्ज़ाम के बारे में बताया जाता है, तो वो सब टॉपिक्स के लिए मैंने आपका चैनल फ़ॉलो किया था। और फाइनली आपका जो मतलब एकेडमिक्स पार्ट है, जो जैसे भूला सीरीज़ हो गया, लेकिन वो सब छोटे-छोटे वीडियोज़ मैंने देखना शुरू किया आपका, तो उससे मेरा बहुत हेल्प हुआ। ओके, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। 1 मिनट की कीमत की सीरीज है, जैसे अभी त्रिशांत बता रहे थे, भूला सीरीज है, वो गैटबी के लिए स्पेसिफिकली बनाई जा रही है। इन सब छोटे छोटे वीडियोस से कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट्स आपके डेवलप होते हैं और आप और अच्छा कर पाते हैं। त्रिशांत, थोड़ा टेस्ट्स के बारे में बताइए कि जब आप प्रैक्टिस करते थे, पढ़ाई करते थे, तो टेस्ट्स का क्या यूज है और पीवाईक्यूज का क्या यूज है? क्या आप उनको भी सॉल्व करते थे, पीवाईक्यू सॉल्व करते थे, टेस्ट देते थे? तो इस साल के जो जैम का पेपर आया था वो बहुत ज़्यादा ईज़ी था। मतलब जैम में कभी अबव 85 हाईएस्ट मार्क्स नहीं आता है, लेकिन इस साल शायद 90 गया था। तो रीज़न फॉर दैट इज़ सिंपल, पूरा पीवाईक्यू टाइप का ही एकदम क्वेश्चन आया था। तो उतना अगर स्टीरियोटाइपिक क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पीवाईक्यू आप पढ़ के जाए। और
उसमें अच्छी तरह से मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाए। ओके। अगर उसमें वेरिएशंस तो आएंगे ही, तो पीवाईक्यू जरूर करना है। और उसके अलावा कि और एक ट्रिक है कि जिस साल वो पर्टिकुलर आईआईटी, इस साल जैम आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा था और आईआईएससी शायद गेट कंडक्ट कर रहा था, तो जिस साल आईआईएससी गेट कंडक्ट कर रहा था उस साल के पेपर्स प्लीज चेक करें। तो उससे आपका एक आइडिया हो जाएगा कि आईआईएससी कौन से टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा करता है या ओके। आईआईटी मद्रास किस पे ज्यादा फोकस करता है। ओके, तो मतलब आपका कहना है कि अगले साल जो भी एग्जाम, गेट का एग्जाम जो भी आईआईटी कंडक्ट करवाए, उसके पुराने साल के पेपर्स आप एक बार चेक करें और देखें कि किस तरीके का पेपर या किस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रेडिक्ट ऐसा किया जा सकता है कि वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ये कहने का मतलब, isn't it? एग्जैक्टली सर। ठीक है। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि अक्सर स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं पढ़ाई के समय में, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा था, डिस्ट्रैक्शंस रहते थे, मूवी देखने चले जाए, दोस्तों के साथ चले जाए, शादी ब्याह अटेंड कर लें? कुछ ऐसा था आपके साथ भी? हाँ, डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगे ही सर। अभी कॉलेज में फेस्ट वेस्ट होता है, फिर अ, यहाँ पे बंगाल में बहुत ज़्यादा एक फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे ही, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप अगर कोई अच्छा एग्जाम में रैंक लाएंगे, तो आपको दिन का उतना समय देना ही पड़ेगा उसके एग्जाम के लिए। आपको एक वो टाइम फिक्स करना पड़ेगा। और आपको, अगर आप टाइम फिक्स नहीं भी कर सकते तो आप टारगेट बना के रखिए, एक गोल बना के रखिए हर एक दिन के लिए कि इस वीक में मेरे को ये 5 टॉपिक्स खत्म करने ही है और करने ही है। अगर आप नहीं कर पाए तो आप अपने आप को पनिश कीजिए, आप और ज़्यादा पढ़िए और अपने टाइम को रिस्ट्रेन कर दीजिए। तो उस तरह से आप अपने आप को मतलब टाइम पर टाइम खत्म करने के लिए रेडी कर लीजिए अपने आप को। तो उससे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा घट जाएंगी, मुझे जितना लगता है। बिल्कुल सही आपने कहा। मुझे एक चीज और बताइए, मैं एक बात बताना आपको इंट्रोडक्शन में सब लोगों को भूल गया कि त्रिशांत का टाइफर जेजीबिलीस भी एग्जाम निकला है, और उनको टाइफर से कॉल भी आया था इंटरव्यू का, तो दैट मीन्स वो मूवी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टॉप 100 रैंक के अंदर होंगे, तभी कॉल आया होगा। त्रिशांत, टाइफर के इंटरव्यू के का बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंटरव्यू से बड़ा डरते हैं, और खासकर टाइफर में तो बहुत जबरदस्त ग्रिलिंग होती है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एक बार इंटरव्यू के बारे में कि किस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है वहां पे, और क्या पूछा गया था आपसे, थोड़ा ब्रीफ में ही बता देते। सो मेरा इंटरव्यू बहुत ही सिंपल था। मतलब आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट नो, मेरा शायद लास्ट की तरफ था, तो शायद प्रोफेसर लोग थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए होंगे। तो मेरा बहुत शॉर्ट इंटरव्यू था। बहुत ही सिंपल प्रोफेसर्स हैं, मतलब आपसे बहुत अच्छी से बात करते हैं। मेरा नाम का मतलब भी उन्होंने पूछा था। अ, फिर उन्होंने पूछा था जस्ट एक बेसिक बायोस्टैट का क्वेश्चन कि एक क्लास 10 के बच्चे और एक क्लास 2 के बच्चे के हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व बनाइए और दिखाइए हमें। तो मैंने वो शायद ड्रॉ किया था और उन्होंने दिखाया था। वो मैंने सही से किया था, लेकिन उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो मैंने जेनेटिक्स बताया था। तो जेनेटिक्स में शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया था। उन्होंने पूछा था जस्ट बेसिक मेंडेलियन जेनेटिक्स, और मैंने थोड़ा-सा मेंडल एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म, जैसे नॉन पॉलीजेनिक मेंडेलियन और आपने बता दिया। हाँ, हाँ, हाँ। उन सब के बारे में भी मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था। तो शायद वहाँ पे मेरा नेगेटिव चला गया बहुत कुछ। ओके। और तो उसके अलावा ज़्यादा टफ कुछ नहीं पूछा गया था। ओके, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि बीएससी के स्टूडेंट होकर के अगर आप गेट का एग्जाम देते हैं तो आपको क्या फायदे हैं? तो थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं? So, coming back to my seniors were also called by IISc for इंटरव्यू। तो आईआईएससी का 2 प्रोग्राम है। एक है एमएससी इन लाइफ साइंस और एक है एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो उसमें आपका गेट और जैम के मार्क्स एक्सेप्ट होते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिर्फ जैम के मार्क्स एक्सेप्ट होते हैं, और एमएससी इन लाइफ साइंस में गेट और जैम दोनों के मार्क्स एक्सेप्ट होते हैं। तो आप कोई भी गेट का एग्जाम दीजिए, आप गेट मैथमेटिक्स भी अगर देंगे तो भी आप उसके लिए एलिजिबल है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत वाइड है, गिवन दैट यू आर टॉप 100 और टॉप 60 रैंक ऑलमोस्ट।
तो उसमें आपका कॉल आ जाएगा और आपको इंटरव्यू देना है। तो वही मेरा भी टॉप प्रायोरिटी है, आईएएससी। उनका इंटरव्यू मेरा 17 तारीख को है। ओके। और वो है आपका फर्स्ट मतलब चॉइस कि आप क्या कर सकते हैं विद गेट मार्क्स। सेकेंडली आपके बहुत सारे आइजर्स है, जैसे आइजर कोलकाता हो गया, आइजर मोहाली शायद जैम का मार्क्स लेता है, और आइजर और एक दो आइजर हैं, आपको देखना पड़ेगा, उनके वेबसाइट्स में चेक कर लीजिएगा ओके। कि कौन से आइजर गेट के मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं। और फाइनली सबसे बड़ा जो लॉन्ग टर्म गोल है कि गेट के मार्क्स के थ्रू हम लोग पीएचडी कर सकते हैं अब्रॉड। तो वो सबसे बड़ा आपका गोल बन जाएगा अगर आप अच्छा गेट में स्कोर करेंगे। तो मेरा भी वही है अभी टारगेट जी। कि तो अच्छा कोई त्रिशांत से एमएससी करके। मुझे याद है और त्रिशांत से मेरी बात हुई थी कुछ समय पहले, तो त्रिशांत मुझसे पूछ भी रहे थे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में अब्रॉड हम अप्लाई कर सकते हैं गेट के मार्क्स के बेसिस पे। तो सभी लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अगर आपकी गेट की रैंक विद इन 100 है कम से कम, तो आप जरूर अप्लाई करें। जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, RWTH आर्केन है, जर्मनी की इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप जरूर अप्लाई करें। और अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है गेट के बेसिस पे। एक सवाल जानना चाह रहा हूँ त्रिशांत, आप बायो प्रोसेस से कैसे टैकल कर पाए? बायो प्रोसेस तो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होती है, आपको कैसे समझ में आई, कैसे क्या किया आपने उसका? मेरे कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी और बॉटनी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है एक एक्स्ट्रा अच्छा। सब्जेक्ट हिसाब से, लेकिन जूलॉजी स्टूडेंट्स लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैंने ये पूरा जो टॉपिक है विद द हेल्प ऑफ एनपीटीएल एंड फ्यू अदर यूट्यूब वीडियोस मैंने ये कवर किया था। एनपीटीएल का एक बहुत अच्छा कोर्स है बाय डॉक्टर मुकेश दोबल फ्रॉम आईआईटी मद्रास। उनका जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है, उनका जो कोर्स आप देखिएगा जरूर, वो देखिएगा। प्लस और कई सारे टॉपिक बेस्ड, आप जस्ट सिलेबस खोलिए, टॉपिक देखिए, उसे सर्च कीजिए, और उनके लिए आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। और नेक्स्ट। उसे देख देख के आप नोट्स बनाइए और वही प्रैक्टिस करते जाइए। वो पहला काम किया मैंने। और उससे पहले मेरे सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि जो केमिकल काइनेटिक्स का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 11 का, उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए पहले बायोप्रोसेस पढ़ने के, क्योंकि जो ग्रोथ काइनेटिक्स है वो एग्जैक्टली सेम एज केमिकल काइनेटिक्स, तो वो जरूर पढ़िएगा। और फाइनली जो मेरा एकदम स्ट्रैटेजी था, बायोप्रोसेस के जो जितने भी फॉर्मूलाज थे एक पेपर में मैंने लिखे, और उसे मैंने अपने रूम में चिपका दिया, और उसे हर रोज देखता था। मैंने हर रोज उठ के मैंने जस्ट एक बार रिवाइज कर लिया कि ये फॉर्मूलाज हैं, तो वो मुझे याद हो गया था उसी तरह से। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे वो बताना चाहूंगा कि जो हमारी मतलब YouTube वीडियोस पे पूरा का पूरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी 30-40 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए जो स्पेसिफिकली गेट के एग्जाम के लिए बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गेट की जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की एक सेपरेट बुक भी है। जैसे त्रिशांत बोल रहे थे कि सारे के सारे फॉर्मूलेज उन्होंने अपने रूम में चिपका रखे, उस किताब के अंदर लास्ट में सारे के सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के हमने मेंशन किए हुए हैं, वो हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो, गेट बायोटेक्नोलॉजी की कम से कम। मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से अभी जो आगे आने वाले लोग जो हैं, जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देंगे या 2025 में अलग अलग लाइफ साइंस एग्जाम देंगे, तो सफलता का मूल मंत्र क्या है त्रिशांत? इतना सफल होने के पीछे आप क्या डिसिप्लिन को बोलते हैं? किस तरीके से आदमी को आगे 2025 में आने वाले स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी करनी चाहिए? सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अगर आप हर एक कंडीशन के लिए अडेप्ट होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन इज मस्ट। आप हर एक टॉपिक कॉलेज में जब पढ़ाया जाता है तब अच्छे से सुनिएगा, घर में आके पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और उसे मतलब एक सिस्टमेटिक वे से सजा के रखिएगा कि आप जब भी कोई एग्जाम हो उसे आप जस्ट खोल के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और वही बस एग्जाम में आएगा और आप समझ के उसका आंसर कीजिएगा। तो उस बेसिस से आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब ट्रिक्स ट्रिक्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप वही मैंने बताया था कि हॉर्मोन्स या फिर एंजाइम्स के बहुत सारे लिस्ट होते हैं, वो लिस्ट बनाइएगा। उस तरह के बहुत सारे लिस्ट होते हैं। आप
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया, जो गेट बायोटेक में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उससे, फिर सेल कल्चर मीडिया, सेल कल्चर, सेल टाइप्स, उस तरह के आप लिस्ट ढूंढिएगा कि ये सब टॉपिक्स का आप लिस्ट बना सकते हैं, और वो लिस्ट बना दीजिएगा, लास्ट मिनट जस्ट देख लीजिएगा और आंसर कर दीजिएगा एग्जाम में। वो सेकंड हो गया। और एक थर्ड है जो आई थिंक जितने भी हमारे लेवल के एग्जाम हैं उन सब के लिए अप्लाई होते हैं, कि आप करेंटली कौन सा रिसर्च हॉट चल रहा है, वो रिसर्च टॉपिक्स के अराउंड जो जो कॉन्सेप्ट आपका काम में आएगा वही सब पढ़ के जाइए। जैसे अभी सबसे ज्यादा शायद स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हॉट चल रहा है, जितने भी रिसर्च फैसिलिटीज है उनमें एक ना एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की फैकल्टी है ही। तो स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के जो एनएमआर है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, फिर जितने भी टेक्निक्स है वो सारे स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के, वो जरूर पढ़ के आइएगा। फिर न्यूरोबायोलॉजी हो गया, न्यूरोबायोलॉजी में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि वो सब हॉट चल रहे हैं और उनसे आपका जो एग्जामिनर है वो जरूर क्वेश्चन पूछेगा। कैंसर बायोलॉजी हो गया, तो वो सब आप देखिएगा जरूर। ओके, एक लास्ट सवाल, एक अंतिम सवाल आपके साथ त्रिशांत आपसे पूछूंगा कि आपके, अब क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो त्रिशांत के प्रेफरेंसेस क्या हैं? अब आगे क्या क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है, कहाँ जाना है, कौन कौन से फॉर्म्स भर रहे हैं, क्या करने वाले? सो इस बार मैं जरूर अपना मतलब जितना भी ऑप्शंस है वो नैरो डाउन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब 10th 11th में मैंने डिसाइड किया था कि मैं बीएससी करने वाला हूँ तो मेरे ऑप्शंस बहुत नैरो हो गए थे। तो इस टाइम मैं चाहता हूँ कि अपने ऑप्शंस को वाइड रखूँ। I want to become a wildlife conservationist and I want to contribute to ecology. I want to study ecology and evolution, but I do not want to limit my options to that. So मैं इंडस्ट्री की तरफ भी जा सकता हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली तो, और उसके अलावा अगर दूसरे कोई रिसर्च ऑप्शंस मिले तो उसे भी मैं ज़रूर ले लूँगा। एकेडेमिया, रिसर्च, अगर टीचिंग में भी, अभी टीचिंग भी बहुत बड़ा एक सेक्टर बन गया है। अभी कितने सारे एडटेक कंपनीज हैं जो टीचर्स को हायर करते हैं, बहुत सारे टीचर्स को हायर करते हैं, तो उनका भी सैलरी अच्छा होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो ओके, प्राइमरीली आई वांट टू गो विद दैट रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। बहुत अच्छी। मैं आपको एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि त्रिशांत, आगे चल के, क्योंकि इकोलॉजी का तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे इकोलॉजी का तो जो स्कोप है वो कंटिन्यूअसली बढ़ ही रहा है। दूसरी चीज, आपको अगर आप अब्रॉड जाकर के इसके ऊपर काम करते हैं, इकोलॉजी वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आते रहते हैं पीएचडी करने के लिए भी। मास्टर्स के लिए तो मैंने उतना नहीं देखा, लेकिन पीएचडी और पोस्ट डॉक करने के बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं इकोलॉजी, तो आप जरूर उस एस्पेक्ट में भी जा सकते हैं। और फर्दर आपने जो अपने लिए जो इंडस्ट्री का ऑप्शन खोल रखा है या पढ़ाने का ऑप्शन खोल रखा है, वो तो अपने आप में अच्छा ही है। खैर, आपके पास उसके लिए अभी काफी समय है ये सब सोचने के लिए कि आपको किस एरिया में जाना है। फिर अगेन इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि त्रिशांत से आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। कितने सारे एग्जाम्स इन्होंने क्वालिफाई किए हैं और ऑलमोस्ट सेम टाइप का सिलेबस फॉलो होता है। तो उन्होंने ये बात भी कही कि थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी एग्जामिनेशन में, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है, चीजों से घबराना नहीं है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग हो। अलग अलग सोर्सेज को सर्च करिए, यूट्यूब पे लेक्चर्स मिलेंगे। नेप्टल के बारे में इन्होंने अच्छी बातें बताई। इन्होंने ये तक भी बताया कि इनके साथ जो किस तरीके का इंटरैक्टिव सेशन था जेजी इंग्लिश में, उसके बारे में भी बताया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा त्रिशांत का कि वो अगेन हमारे बीच में आए और हमें इतना समय दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, और हम फिर एक आएंगे एक और नए स्टूडेंट की कहानी, एक और नए स्टूडेंट से इंस्पिरेशन लेने का आपको मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।